घर की रसोई और मसालेदानी में छिपा है इम्यूनिटी का खजाना। वर्तमान परिवेश में जिस तेजी से हमारे खान पान एवं रहन सहन में आधुनिकता का चलन बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेजी से हम और हमारा समाज बीमारियों के भंवरजाल में भी फंसता जा रहा है। पुराने जमाने में जब हम इतने आधुनिक नहीं थे, तब शुद्ध खान पान एवं आबो हवा मिलती थी। तब ना तो इतनी बीमारियां थी, ना ही इतने संक्रमण। अधिकतर बीमारियों का इलाज तो हमारे घर की रसोई व मसालेदानी में ही होता था, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता था और हम कई छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने में सक्षम भी होते थे। क्या क्या रहस्य छुपे हैं हमारे घर की रसोई व मसालेदानी में, यह आपको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.पी. जोशी, जो आपको बताएंगे कि खान पान व रहन सहन में किन चीज़ों को बदल करके बीमारियों से बचा जा सकता है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। जिस तरह से आज हमें कोरोना से बचाव के लिए अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की दिशा में कई उपाय करने पड़ रहे हैं, शायद अगर हम अपनी पुरानी पद्धति को अपने जीवन शैली में अपनाते तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। देश में हम देख रहे हैं कि जहां रोग बीमारियों के संक्रमण तेज़ी से फैल रहे हैं, उसी में कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से भी पिछले कई महीनों से लगातार तेज़ी से जो संक्रमण हो रहा है, उसके पीछे यदि हम पुराने समय का विचार करें तो ये सब चीज़ें बहुत कम थी। मैं मानता हूँ कि पहले ये प्रकाश में कम आती थी, उतने अच्छे परीक्षण नहीं हो पाते थे, परंतु बावजूद इसके पहले इनका संक्रमण बहुत कम था। उसके पीछे हमारी कुछ ऐसी पारंपरिक लेकिन वैज्ञानिक तथ्य थे जिसके कारण हम आसानी से बीमारियों के शिकार नहीं होते थे, जबकि हम इतनी अधिक सावधानियां भी नहीं रख पाते थे, ये हमारी मजबूरी होती थी। उदाहरण के लिए लें तो यदि हम मसालों में पाए जाने वाले औषधीय गुण और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम आती है, वो सर्वाधिक केवल और केवल तभी कहलाएगी जब हम उन्हें नैसर्गिक रूप से जिस रूप में वो पाए जाते हैं उस रूप में उन्हें हम सेवन कर सकें। ऐसा न हो कि हम उनकी प्रसंस्करण के दौरान, प्रक्रिया के दौरान ऐसी अवस्थाओं से गुजरें कि वो अपना मूल स्वरूप खो दें और हम केवल रंग और मात्रा के आधार पर उनका सेवन न करके भक्षण करते रह जाएं। उदाहरण के लिए यदि हमारे घर में हमारी माताएं, दादी माँ पहले सिलबट्टे पर जो मसाले पीसा करती थी, देखिए कितनी वैज्ञानिक पद्धति थी कि उसमें मसाले को सिलबट्टे पर पीसते समय किसी भी परिस्थिति में उसका तापक्रम 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता था, जो हमारा सामान्य कमरे का तापक्रम होता है, क्योंकि वो सिलबट्टे पर हल्दी, धनिया, मिर्ची सब चीज़ों को रख करके धीरे धीरे उनको कूटते थे। इसके साथ पीसते पीसते बीच बीच में उसमें पानी डालते रहते थे। ये पानी जहाँ एक और उस मसाले का पेस्ट बनाने के काम आता था, पीसने में हमें सहूलियत पैदा करता था, वहीं दूसरी ओर टेम्परेचर बढ़ने से घर्षण नहीं होने पाता था। सिल और बट्टा के बीच टकराने से जो घर्षण होता है उसको वो पानी ठंडा करता था और उस मसाले में पूरे गुण पाए जाते थे, उनका स्वाद अलग होता था और उससे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टअप होती थी। वर्तमान परिवेश में अगर हम इसकी तुलना करें तो यदि हम मसाले पिसे हुए खाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो ऐसी एक चक्की की प्रक्रिया के दौरान उनका तापक्रम बढ़कर के 50 डिग्री के आसपास हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50-55 तक जाता है, जिसमें कि वो अपने कुछ हद तक अपने नैसर्गिक गुण जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है खो देते हैं। यदि हम इसके लिए यदि ऐसा करना ही है, हमें चक्की से पिसे मसाले खाने हैं, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वारा विकसित की गई विशेष प्रकार की मसाला पीसने की चक्कियाँ, जिनमें कि तापक्रम को 8 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, उसके द्वारा पिसे हुए मसाले जब हम खाएं तो वो नैसर्गिक रूप से शुद्ध होंगे। ठीक इसी तरह हमारे क्षेत्र में हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी फसल है वो जितने समय में पैदा होती है उसी के अनुरूप उन्हें पकाने का भी समय देना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर समझने की कोशिश करता हूँ। दाल है, पुराने समय में जो अरहर की फसल थी वो 6 से 8 महीने में पक करके तैयार होती थी, 150 से 180 दिन में, जबकि भिंडी जो है वो 60 से 70 दिन में पक जाती है। तो हमें अरहर की दाल को पकाने के लिए
ज़्यादा समय किचन में देना चाहिए, रसोई घर में ज़्यादा समय देना चाहिए। आज के परिवेश में हो क्या रहा है कि हमने बहुत जल्दी दाल को पकाया नहीं, गला दिया। दाल गलाना दूसरी बात है, दाल को पकाना दूसरी बात है। हम ऐसी अवस्था में उसे पकाएं कि उसमें नैसर्गिक गुण उसके बने रहें। ये नहीं हो पा रहा है। पुराने समय में किचन में धीमी आंच में बटलोई में पहले धीरे धीरे पानी गर्म होता था, उस बटलोई के ऊपर एक कटोरी के रूप में पानी रखा जाता था। वो पानी भी उसी तापक्रम पर बना रहे कि यदि दाल गाढ़ी हो जाए तो गर्म में ठंडा न मिलाना पड़े, वो गर्म पानी उसमें वापस मिला करके उसकी तरलता को बनाया रखा जा सके। 2.5 से 3 घंटे में दाल जो बन करके तैयार हो जाती थी, उसे महज हम 10 से 12 मिनट के अंदर 3 सीटी बजा करके गला जरूर ले रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्वों को अपने आप से हटा दे रहे हैं, खो पा रहे हैं, जिनसे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी आती। ठीक इसी तरह हमें हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाली, जो जहाँ रह रहा है उस क्षेत्र में जो ज़्यादा अन्न पैदा होता है, जो ज़्यादा फसलें पैदा होती हैं, जो फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां नैसर्गिक रूप से पैदा होती, उन्हें खाना चाहिए। उदाहरण के लिए कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति को सेव ज़रूर खाना चाहिए, नागपुर में रहने वाले व्यक्ति को संतरा खाना चाहिए, भिंड मुरैना ग्वालियर में रहने वाले व्यक्ति को बेर ज़्यादा खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो और फल न खाएं, परंतु ये फल ज़रूर खाएं, क्योंकि ये वहाँ की प्रकृति ने दिया है। वस्तुतः इसके पीछे मूल कारण ये है कि प्रकृति उन चीज़ों को फल के रूप में देती है जो वहाँ की आबो हवा, मिट्टी, पानी में पैदा नहीं दे पाए, जो तत्व प्रकृति उन्हें फल के रूप में देती है। लेकिन हम अपने स्टैंडर्ड को कह लीजिए या दूसरी बातों को लेकर के बाहर से आयातित किए हुए फलों को महंगा और संरक्षित किया हुआ खाते हैं। मैं मना नहीं करता उन्हें खाया जाए, लेकिन हम अपने यहाँ पैदा होने वाले, रीवा संभाग में रहने वाले हैं तो हमें आम का सेवन बहुतायत में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रकृति ने आम सहजता और सुलभता से ज़्यादा मात्रा में दिया है। उसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, वो यहाँ की मिट्टी, आबो हवा, पानी में नहीं है, इसलिए प्रकृति ने दिया है। मैं यहाँ एक चीज़ और प्रकाश में डालना चाहूँगा कि वर्तमान में हम अपने पुराने अन्न को भूलते चले जा रहे हैं। यदि हम अपने पुराने धान्य, पुराने अन्न, जो हम ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, चना, जवा ये सब खाते थे, इन्हें भी कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर सेवन करना चाहिए। पहले हम भुंजा करके अन्न को चबा करके खाते थे, जो कि न केवल हमारी आंत में ब्रशिंग एक्शन करते थे, आंत की सफाई करते थे, अपितु हमें हमारी पाचन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सभी पोषक तत्व देते थे। इसके साथ ही साथ एक ही प्रकार का लगातार फसल का उगाया जाना, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो खेत में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी कर देता है। जैसे लगातार यदि हम गेहूँ धान उगाते रहेंगे तो हमारे खेत में जस्ते की कमी होती चली जाएगी और लौह तत्व की कमी होगी। आज हम पा रहे हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिए जस्ते की गोलियां हमारे चिकित्सकों द्वारा सलाह दी जाती है कि जस्ता जरूर लें ताकि इम्यूनिटी बढ़े। और हमारे आंकड़ों से ये विश्व स्तर पर प्रमाणित हुआ है कि हमारी मृदा में जिंक की थोड़ी कमी है, जिसको हम लोग और बतौर वैज्ञानिक भी और कृषि विभाग द्वारा भी, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा समय समय पर किसानों को जिंक सल्फेट की अनुशंसा की जाती है कि वो ज़रूर इसे खेत में डालें। इससे निसंदेह रूप से जो अन्न पैदा होगा उसमें जस्ते की पर्याप्त मात्रा होगी। इन्हीं पारंपरिक बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सुरक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ए क्योर। तो हमें ये बीमारी न हो, क्योंकि ये वायरस तो रहेगा वातावरण में, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना हो।